नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सामान्य से एक टॉपिक पे जिसका नाम है सोशलिज्म। हिंदी में इसको समाजवाद के नाम से जाना जाता है। समाजवाद जो है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये बताता है या ये कहता है कि इकोनॉमी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर ओनरशिप पब्लिक का होना चाहिए। सोशलिज्म के सेंटर में जो है या सोशलिज्म का जो सेंटर पॉइंट है वो सोसाइटी है। तो सोसाइटी के रेफरेंस पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सोशलिज्म के अनुसार सोसाइटी की जो इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है या और सारी चीजें हैं, तो उन पर कंट्रोल सोसाइटी के लोगों का होगा। तो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इकोनॉमी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सोसाइटी के लोगों का ओनरशिप या सोसाइटी के लोगों का कंट्रोल बताती है। और सोशलिज्म का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। 19th सेंचुरी के कार्ल मार्क्स के टाइम में जो इंडस्ट्रीज थी उनमें वर्कर्स का और लेबर्स का काफ़ी एक तरह से कहें लार्ज स्केल पे सप्रेशन होता था। कैसे? उनको घंटों घंटे काम कराया जाता था, बहुत ही मिनिमल वेज उनको दिया जाता था। कोई हेल्थ कंडीशन या मतलब हेल्थ खराब होने पर कोई पेंशन या कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं दी जाती थी। उनके उस फैक्ट्री में जहाँ पर वो काम करते थे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था। तो ये सारे प्रॉब्लम थे। तो प्रोडक्शन का काफ़ी मिनिमल अमाउंट उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर को मिलता था, और पूरा प्रोडक्शन का ज़्यादातर पार्ट जिनको सरप्लस वैल्यू कहा कार्ल मार्क्स ने, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर यानी कि बुर्जुआ सोसाइटी के पास, बुर्जुआ क्लास के पास जाता था, जो उसको ओन कर रहा था, जिसे हम बिजनेसमैन कह सकते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं। तो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अनइक्वलिटी थी। सब तरह से कहें कि लगभग अगर हम मोटे तौर पे समझना चाहें तो ऊपर 2-4% में बुर्जुआ क्लास था और बाकी 90% में वो प्रोलिटेरिएट, वर्कर, लेबर ये सब थे। इनके पास वेल्थ का सब काफ़ी ज़्यादा मात्रा था और इनके पास खाने भर की तरह से कहें अपनी जीविका चलाने के भी पैसे या वेल्थ नहीं होते थे। तो ये लोग काफ़ी तरह से कहें ऐशो आराम में जी रहे थे और इनके पास रोटी कपड़ा मकान का गुजारा बसर करने की भी स्थिति नहीं थी। तो सोसाइटी में काफ़ी इनइक्वलिटी थी। इसको देखते हुए उस समय के वो महान थिंकर कार्ल मार्क्स कुछ उपाय सुझाते हैं और उनके इसी उपाय को एक तरह से कहें मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने इन सारे वर्कर के एक तरह से कहें वर्कर को कुछ सजेशंस दिए कि इनके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो यही सोल्यूशन है, और उसके आधार पे उन्होंने एक सोसाइटी की बात की जिसको हम सोशलिस्ट सोसाइटी कहेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है इनइक्वलिटी की वजह से, या एक तरह से कहें कि सोसाइटी में या इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप इस इनइक्वलिटी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। क्योंकि जिनके पास ओनरशिप है वो अपनी एक तरह से कहें ज़्यादा से ज़्यादा मनी को एक्युमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं चाहेंगे कि इनके वेल्थ का कुछ पार्ट इनके पास चला जाए, क्योंकि जब तक इनके वेल्थ का या इनके धन का कुछ पार्ट प्रोलिटेरिएट के पास नहीं आएगा तब तक प्रोलिटेरिएट की कंडीशन सुधरने वाली नहीं है और बुर्जुआ क्लास खुद ये नहीं चाहेगा। तो इसीलिए प्रोलिटेरिएट को चाहिए, कार्ल मार्क्स ने सजेस्ट किया कि प्रोलिटेरिएट को चाहिए कि ये यूनाइट हों और ये स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट करें। क्योंकि जो स्टेट है वो इस बुर्जुआ क्लास की एक मशीनरी या एक टूल की तरह या कठपुतली बन के काम कर रहा है। तो स्टेट प्रोलिटेरिएट क्लास को चाहिए कि ये स्टेट पर जाके कंट्रोल कर लें और इस बुर्जुआ क्लास को हटा करके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल कर लें। इस पूरे प्रोसेस को
इस पूरे सिचुएशन को कार्ल मार्क्स ने कहा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट क्लास जो है वो जाकर स्टेट को हटा रहा है, तो ये हो गया डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। तो उन्होंने कहा कि जब प्रोलिटेरिएट क्लास स्टेट को हटा करके वहां पर अपनी डिक्टेटरशिप सेटअप करेगा और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर बुर्जुआ क्लास के बजाय बुर्जुआ क्लास को हटा करके अपना कंट्रोल, अपना ओनरशिप करेगा, तो ये पूरा प्रोसेस काफी अनस्टेबल होगा। इस अनस्टेबिलिटी के कंडीशन में उन्होंने जिस सोसाइटी की कल्पना की उसी आधार पे उन्होंने अपनी सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि इस अनस्टेबिलिटी के सिचुएशन में वर्कर जो होंगे या लेबर जो होंगे या जो प्रोलिटेरिएट क्लास है वो जो प्रोडक्शन के सोर्स हैं, इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर, यहाँ पर एक तरह से सभी अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे और जो प्रोडक्शन होगा उसका लोगों में उनके जो वर्क हैं, उनकी जो उन्होंने काम किया था उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये सोसाइटी जो कार्ल मार्क्स ने बताई, ये सोशलिस्ट सोसाइटी बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये सोशलिस्ट सोसाइटी है और ये अल्टीमेटली जाकर के कम्युनिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट होगा। कार्ल मार्क्स की वो आइडियोलॉजी जो इस तरह की सोशलिस्ट सोसाइटी के सेटअप या एक तरह से कहें इस्टेब्लिशमेंट की बात करती है, उसको सोशलिज्म कहते हैं। यानी कि कार्ल मार्क्स की वो आइडियोलॉजी जो ये बताई कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे सोसाइटी के लोगों का, प्रोलिटेरिएट का कंट्रोल होगा, वो सोशलिज्म है और वही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का। कार्ल मार्क्स ने बताया कि ये सोशलिज्म बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है, ये अल्टीमेटली कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पूरी कम्युनिटी या पूरी सोसाइटी का कंट्रोल हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्शन के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे इंडस्ट्री से प्रोडक्शन हुआ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में उनकी ज़रूरत के हिसाब से होगा। इस ट्रांजिशन फेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन था लोगों में उनके काम के हिसाब से हो रहा था। यानी कि ये इस आधार पे सेटअप था कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, यानी कि इसमें लोग काम अपनी एबिलिटी के हिसाब से करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उनके वर्क के हिसाब से होगा। लेकिन ये कम्युनिस्ट सोसाइटी में कम्युनिस्ट सोसाइटी के लिए ये कहा, ये फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, मतलब इसमें लोग जो काम करेंगे अपनी एबिलिटी के हिसाब से करेंगे और प्रोडक्शन के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से होगा। तो ये एक तरह से कहें कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इस सोशलिस्ट सोसाइटी और इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में जो अंतर था वो ये था कि ये ट्रांजिशन फेज था और ये अल्टीमेट गोल था। इस सोसाइटी का निर्माण या इस सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी आइडिया के हिसाब से हुआ है उसको सोशलिज्म कहते हैं और इस कम्युनिस्ट सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट जिस आइडिया के हिसाब से हुआ है उसको कम्युनिज्म कहते हैं। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में अंतर अगर समझना चाहें हम तो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये बता रही है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो ओनरशिप होगा वो सोसाइटी के लोगों का होगा और डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में या सोसाइटी में उनके वर्क के हिसाब से होगा। वहीं पर कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये बताती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो ओनरशिप है वो सोसाइटी का है या लोगों का है या पब्लिक का है और डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में उनकी ज़रूरत के हिसाब से होगा। तो अगर हम कम्युनिज्म या सोशलिज्म में अंतर की बात करें तो दोनों बता रहे हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप पब्लिक का है, अंतर है इनके डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड में। कम्युनिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन लोगों की नीड के हिसाब से होगा, सोशलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में उनके काम के हिसाब से होगा, जितना जो काम करेगा उसको उतना प्रोडक्शन मिलेगा। अब हम बात करते हैं पास्ट में सोशलिज्म से रिलेटेड कितने थिंकर रहे हैं। सबसे पहले थिंकर इंडिया में
चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डायनेस्टी सेटअप की। उनके टीचर का नाम था चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, उनको यह शिक्षा दी, और उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी सेटअप हुआ। मौर्य डायनेस्टी के प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य आए और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कुछ सोशलिस्ट आइडिया की बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि उसी राज्य का राजा खुश हो सकता है जिसमें प्रजा खुश हो, यानी कि प्रजा की भलाई राजा की भलाई है। इसीलिए राजा को चाहिए कि प्रजा को उनकी जरूरत के हिसाब से चीजें उपलब्ध कराए। तो ये कुछ सोशलिस्ट आइडिया जैसी लगती हैं। आगे चल के ग्रीक में एक एथेंस में एक महत्वपूर्ण थिंकर प्लेटो का जन्म होता है। प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना की जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा किसी के पास। लोगों एक तरह से कहें सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉमन होंगे। लोग उसमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उसमें लोगों को एक तरह से कहें कि प्रोडक्शन दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको थ्योराइज नहीं किया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का जो है वो प्लेटो की कॉन्सेप्ट से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन प्लेटो ने अपने कॉन्सेप्ट को, जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था प्लेटो का, उसको बहुत ज़्यादा थ्योराइज नहीं किया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है एक तरह से कहें सोशलिज्म का या कम्युनिज्म का, उसको थ्योराइज करने का काम किया गया मार्क्स के द्वारा। इसको अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में प्लेटो के बाद में आते हैं थॉमस पेन। 18th सेंचुरी में यूनाइटेड किंगडम की बहुत एक तरह से कहें कि ये भी इनिशियल फेज में सोशलिज्म जब डेवलप हो रहा था धीरे धीरे करके, तो उसके एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। इन्होंने टेक्नोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की। इन्होंने कहा कि इन्होंने साइंस यानी कि टेक्नोलॉजी को और सोशलिज्म को मिक्स किया और उस आधार पर इन्होंने टेक्नोक्रेटिक सोशलिज्म की आइडिया दिया। आगे आते हैं कुछ यूटोपिक थिंकर, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन। 1820 से 1830 के बीच में आते हैं। तो इनको यूटोपिक सोशलिस्ट कहा जाता है। इनकी जो आइडिया थी वो सोशलिज्म की आइडिया तो थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा यूटोपिक थी, वो प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं की जा सकती थी, तो इसीलिए इनको यूटोपिक सोशलिस्ट थिंकर कहा जाता है। इनके बाद में आते हैं प्राउडन। अपने समय में जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, पावर्टी थी, इन सभी पर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको उन्होंने नाम लिया है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी में उन्होंने अपने समय की समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से बताया है और उन्होंने इनके प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन दिया कि सोसाइटी में जो इमूवेबल असेट हैं, खास करके लैंड, उस पर किसी का एक तरह से कहें कि लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लोगों में लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। प्राउडन के इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कार्ल मार्क्स ने आगे चल करके फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी की कॉन्सेप्ट को लेकर के मार्क्स ने आगे पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की एक किताब लिखा। खैर, मिखाइल बाकुनी आते हैं इनके बाद में। ये इनकी भी आइडियोलॉजी सोशलिज्म की ही एक तरह से आइडियोलॉजी थी, लेकिन वो इमेच्योर आइडियोलॉजी थी। इन्होंने कहा कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के में लोग वर्क कर रहे हैं उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से या उनको उनकी काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसका नहीं होना चाहिए, बल्कि पेमेंट किया जाना चाहिए। मतलब फैक्ट्री में या कंपनी में लोगों के द्वारा काम किया जाएगा और लोगों को बेच मिलेगा। इनके कहने का कॉन्सेप्ट ये था। प्रोडक्शन का जितना भी जो काम कर रहा है उनके शेयर के हिसाब से लोगों को बेच या पेमेंट दिया जाना चाहिए। ये मिखाइल बाकुनी का कॉन्सेप्ट था। इनके बाद आते हैं मार्क्स, और मार्क्स के साथ में आते हैं एंजल। तो इन दोनों ने मिल करके मॉडर्न कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का जो है उसको देने का काम किया।
एंजल और मार्क्स मिल करके एक तरह से कहें एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, ना सिर्फ सोशलिज्म और कम्युनिज्म को लेकर के, बल्कि इनके बीच में कई तरह की चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सरप्लस वैल्यू हो गया, या एलियनेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, या ये सारी चीज़ें। इनके बाद में आते हैं रोजा लग्जेमबर्ग। ये पोलैंड की एक तरह से कहें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर मानी जाती हैं। ये जिस टाइम पीरियड में अपनी आइडियोलॉजी सेटअप कर रही थी, उसी टाइम में रसियन रिवोल्यूशन होता है लेनिन के लीडरशिप में। और लीडरशिप एक तरह से कहें कि उस रेवोल्यूशन में रसिया में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट था, जो मोनार्की थी, उसको हटा करके और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे लेनिन डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट की उस ट्रांजिशन गवर्नमेंट को बनाते हैं, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कुछ समय बाद ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट समाप्त हो जाएगा और कम्युनिटी पर लोगों का कंट्रोल रहेगा, उसमें किसी गवर्नमेंट की, किसी डिक्टेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रिवोल्यूशन हुआ और लेनिन लीडर एक तरह से कहें रूलर बन के उभरे, तो लेनिन के अगेंस्ट में कई लोग आवाज उठाने लगे। तो लेनिन एक तरह से कहें कि मार्क्स इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसके अगेंस्ट में, या इनको क्रिटिसाइज करने लगे लोग। तो लेनिन अपनी एक तरह से कहें कि अपने अगेंस्ट में जो आवाज आ रही थी, उन सारी आवाज को सप्रेस करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे करके लेनिन बहुत बड़े डिक्टेटर बन के उभरे, और इन्होंने लार्ज स्केल पर अपने एक तरह से कहें अपोजिशन की किलिंग करानी शुरू की। तो इन्हीं की इस एक तरह से कहें नेचर को देख करके पोलैंड की रोजा लग्जेमबर्ग, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थिंकर मानी जाती हैं, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ में कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यू की डिमांड कर रहा था। उसमें ये था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पब्लिक ओनरशिप तो होगा, साथ ही साथ जिस तरह से लेनिन ने अपोजिशन की वॉइस को सप्रेस किया था, वो उसके अगेंस्ट में थी। उन्होंने कहा कि लोगों के पास राइट होने चाहिए, खास करके अगर माइनॉरिटीज भी हों, कुछ अपोजिशन गवर्नमेंट के अपोजिशन में भी कोई आवाज उठ रही है, तो उसको दबाया नहीं जाना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। लेनिन के बाद में आते हैं स्टालिन। ये लेनिन से भी बड़े डिक्टेटर बन के उभरते हैं, और ये और भी लार्ज स्केल पर किलिंग कराते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर रहे हैं सोशलिज्म से रिलेटेड। इसमें मार्क्स, एंजल, या फिर रोजा लग्जेमबर्ग, लेनिन, स्टालिन और प्राउडन, और इधर प्लेटो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। इनके बारे में, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, तब आपको और अच्छे से बताएंगे। खैर, अब आते हैं हम टाइप्स पे। दुनिया में मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो अभी एक तरह से कहें माना जा रहा है सोशलिज्म का, वो मार्क्स का सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है। यानी कि मार्क्स की जो ये आइडियोलॉजी थी, ट्रांजिशन फेज, उसके बाद में कम्युनिज्म, यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो कार्ल मार्क्स के इस सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया हुआ हो। हर कंट्री में जहाँ भी सोशलिज्म आज अडॉप्ट किया जा रहा है, वहाँ पर मार्क्स के इस सोशलिज्म में कुछ ना कुछ चेंज करके, कुछ ना कुछ उसको डिस्टार्ट करके अपने सिचुएशन, अपने कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट किया जा रहा है। तो उस आधार पे आज दुनिया में सोशलिज्म के कई टाइप्स या कई फॉर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पोलैंड की रोजा लग्जेमबर्ग की आइडियाज के आधार पे एक तरह से कहें कि ये एक ऐसा सोशलिज्म है जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू भी होंगे और सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट भी होंगे। यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पब्लिक का ओनरशिप होगा और लोगों के पास में राइट होंगे। माइनॉरिटीज या अपोजिशन को सप्रेस नहीं किया जाएगा। इस तरह की एक तरह सोशलिज्म है। इसके बाद में आता है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म यही है जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था।
इसके बाद यूटोपिक सोशलिज्म। यूटोपिक सोशलिज्म सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवेन के द्वारा जो दिया गया, ये यूटोपिक सोशलिस्ट थिंकर के द्वारा दिया गया वो वही है। यूटोपिक सोशलिज्म में एक तरह से कि इनके द्वारा जो भी सजेशंस दिए गए वो प्रैक्टिकली अवेलेबल, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते थे, इसीलिए इसको यूटोपिक या यूटोपियन सोशलिज्म कहा जाता है। इसके बाद रिलीजियस सोशलिज्म। रिलीजियस सोशलिज्म में इस्लामिक सोशलिज्म और क्रिश्चियन सोशलिज्म आते हैं। तो इस तरह के सोशलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो उनके अपने रिलीजियस टेक्स्ट से इंस्पायर्ड होके एक तरह से कहें इस तरह की सोशलिज्म डेवलप हुई है। इस्लामिक सोशलिज्म अपने इस्लामिक टेक्स्ट, कुरान या और तरह की जो उनकी टेक्स्ट है वहाँ से अपने एक तरह से कहें इंस्पायर्ड होकर सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। वहीं पर क्रिश्चियन सोशलिज्म जो क्रिश्चियन टेक्स्ट अवेलेबल हैं या क्रिश्चियन रिलीजन की जो आइडियोलॉजी है वहाँ से वो अपने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। आगे आता है गिल्ड सोशलिज्म। तो गिल्ड सोशलिज्म की बात करें तो इकोनॉमी में छोटे छोटे एक तरह से कहें जो अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे अगर हम बात करें तो हम एग्रीकल्चर को छोड़ देते हैं कि मान लो कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कुछ कंपनी है जो स्टील का प्रोडक्शन कर रही हैं, कुछ कंपनी है जो ब्रेड का प्रोडक्शन कर रही हैं, कुछ कंपनी है जो शूज का क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही है। 3 तरह की ब्रेड स्टील एंड क्लॉथ, 3 तरह की कंपनियां हैं। तो अलग अलग तरह की कंपनियों का अलग अलग गिल्ड सोशलिज्म में कहा जाता है कि अलग अलग जो अलग अलग तरह की कंपनियां हैं या अलग अलग तरह की इकोनॉमी में ये सेक्टर बन रहे हैं छोटे छोटे, इनमें इनका अलग अलग सील्ड होगा और इनमें जो कंट्रोल होगा वो वर्कर्स का होगा। जैसे स्टील कंपनी में जो स्टील कंपनी के जो वर्कर हैं वो उस पर अपना कंट्रोल करके उसको ऑन करेंगे और इस तरह से वो चलेगा। तो ये गिल्ड सोशलिज्म है। फाइवियन सोशलिज्म ग्रेजुअल चेंज और मतलब एक तरह से कहें कि ग्रेजुअल चेंज में या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में बिलीव करता है। ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के अगेंस्ट में है। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में ये कहा जाता है कि रिवोल्यूशन करो, स्टेट को हटाओ और कंट्रोल करो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। इसमें ये कहा जाता है कि धीरे धीरे करके एक तरह से कहें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के हिसाब से इस फाइवियन सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में आते हैं सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म भी गिल्ड सोशलिज्म के ही तरह एक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसका थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें इकोनॉमी के अलग अलग जो सेक्टर बनेंगे उसमें वर्कर और स्पेशलिस्ट, जैसे मान लो कि एक पार्टिकुलर कोई कंपनी है, स्टील कंपनी है, तो स्टील कंपनी में उस कंपनी के उस पार्टिकुलर प्रोडक्शन के स्पेशलिस्ट और वर्कर्स, ऐसे अलग कंपनी के स्पेशलिस्ट और वर्कर, इनके बीच में नेगोशिएशन करके जो भी बातें होंगी एक तरह से, चाहे वो प्राइस और बेच का बात हो या और जो चीज़ें हैं या और कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाने की बात है। मतलब कि ये भी मान रहे हैं कि स्टेट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, कंपनी या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में नेगोशिएशन से चीज़ें चलेंगी। आगे है एथिकल लिबरल सोशलिज्म। एथिकल लिबरल सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थे इंडिया के महात्मा गांधी। उन्होंने अपना ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट दिया वो एथिकल लिबरल सोशलिज्म, एक तरह से कहें उनके ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो एथिकल लिबरल सोशलिज्म पर ही आधारित था। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट एक तरह से एथिकल मोरल वैल्यू पे आधारित था कि जो बिजनेसमैन हैं उनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी धन है जो वो कमा रहे हैं उसके वो ट्रस्टी हैं और उसको उनको चाहिए कि वो उस सरप्लस वेल्थ को लोगों में, सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
और इससे उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो भी अपना हैप्पी लाइफ इंजॉय कर पाएंगे और सोसाइटी में जो वर्कर हैं, लेबर हैं, वो भी अच्छी तरीके से ज़िंदगी अपनी गुजार सकेंगे। तो ये एथिक्स पे आधारित था एक तरह से। बिजनेसमैन को एक तरह से बिजनेसमैन या जो ओनर हैं, अगर वो नहीं चाहें तो ऐसा कोई वो नहीं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। तो इस तरह का सोशलिज्म था जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर बिजनेसमैन चाहे तो प्रोडक्शन का और सारा पार्ट अपनी ज़रूरत के अलावा जो बच रहा है उसको जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इसके बाद में आता है एनार्को सोशलिज्म। एनार्को सोशलिज्म स्टेट के कॉन्सेप्ट को डिनाई करता है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे वर्कर्स का कंट्रोल होगा और स्टेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मार्क्स के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इनके सोशलिज्म में कंट्रोल किया जा रहा था, डिक्टेटरशिप की जा रही थी प्रोलिटेरिएट के द्वारा, लेकिन एनार्को सोशलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे लोगों का कंट्रोल होगा, लेकिन ना तो कोई डिक्टेटर होगा, ना तो कोई रूलर होगा, ना तो कोई स्टेट होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था सोशलिज्म का। इसमें जो ये नीचे कई तरह के टाइप्स हैं सोशलिज्म के, इनको हम और डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट कुछ थिंकर हम बताए, इनको इनकी आइडिया से रिलेटेड चीज़ों को और आगे आने वाली वीडियोस में हम लाते रहेंगे। इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि हम सोशलिज्म की कुछ बेसिक बातें आपको समझा सकें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।